कक्षा 12 के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस बात का ध्यान करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, हिंदी में 2025-26 के सत्र में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है, 80 नंबर का पेपर जो आता है, हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा में जो 12th क्लास की अगर हम बात करते हैं, 12th क्लास में जो सिलेबस है हिंदी अनिवार्य का, वैसे तो निश्चित सा ही मैटर होता है। अगर हम बात करें पुस्तकों की तो हमारे पुस्तकें लगती हैं आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति माध्यम की जो पुस्तक लगती है, एक हम बात करें तो पत्र लेखन आदि लगता है, और व्याकरण की अगर हम बात करें तो भाषा, व्याकरण, लिपि परिचय से संबंधित मैटर आता है। और यदि देखें तो पारिभाषिक शब्दावली आती है। पारिभाषिक शब्दावली वे शब्द हैं सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के जो आम जीवन में हम अपने भाषा व्यवहार में काम में लेते हैं। जैसे स्कूल बोलते हैं, विद्यालय नहीं बोलते, चिकित्सक नहीं बोलते, हम डॉक्टर बोलते हैं। सामान्य से ये शब्द हैं। जैसे ग्रेस, कोई विद्यार्थी 1 नंबर से फेल हो रहा और बोर्ड उस पर कृपा कर दे, विशेष अनुग्रह कर दे, तो उसे ग्रेस कहते हैं। मार्कशीट जिस प्रकार से हम कहते हैं, एकेडमी जिस प्रकार से शब्द हम काम में लेते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे व्यवहार के में तो रहते हैं लेकिन वो हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, वो विदेशी भाषा के शब्द है, विदेशी में मूलतः अंग्रेजी के शब्द हैं। उन शब्दों का प्रयोग जब हम अपने व्यवहार में करते हैं, उन शब्दों को व्याकरण की किताब में पारिभाषिक शब्दावली के नाम से रखा गया। हालांकि पासबुक आदि में खूब सारे शब्द ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि पढ़ने को तो जैसे ये टॉपिक है भाषा, व्याकरण, लिपि, इसमें हम खूब सारी बातें पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए कितना पर्याप्त रहता है उस बात को जानना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन वो चीजें नहीं पढ़ पाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जानी है या उस लेवल की पूछी जानी है। कक्षा 12 में यदि पूछा जाना है तो विद्यार्थी की उम्र का, उसके बुद्धि क्षमता का सब ध्यान रखा जाता है पेपर बनाते समय भी। तो बोर्ड ने अपनी जो 9 to 12 व्याकरण की किताब जिसे हम कहते हैं, और उस किताब में ये चीजें दी गई हैं। उस किताब का जो पहला अध्याय है वो यही है, भाषा, व्याकरण, लिपि, परिचय। हमारी परीक्षा में ये टॉपिक रहता है। पत्र लेखन उस किताब में दिए गए हैं और पारिभाषिक शब्दावली उसमें दी गई है। और हम बात इसमें देखते हैं कि क्या क्या, जैसे शब्द शक्ति का टॉपिक रहता है। शब्द शक्ति सामान्यतः यूं माना जाता है कि थोड़ा सा उलझा हुआ सा मैटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, ये व्याकरण की किताब में जो मैटर दे रखा है शब्द शक्ति का, हमें वो ठीक रहता है। वहीं से सामान्यतः प्रश्न, उदाहरण दे रखे हैं, वहीं से सामान्यतः मोटे मोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी 2 नंबरों का काम रहता है। पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबरों का काम रहता है। भाषा, व्याकरण, लिपि, परिचय जो टॉपिक है वो भी 2 नंबरों का काम रहता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो हर बार पेपर के पैटर्न में बोर्ड करता है। थोड़ा बहुत चीजें वही रहती हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर हम आरोह किताब की बात करें तो 31 नंबर का ये काम इस किताब से आना है, और वितान की बात करें तो 11 नंबर का काम है वो इस बुक से आना है। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों पूछे जाने हैं। दोनों में 6 अंक का मैटर है। गद्यांश 6 नंबर का आना है और पद्यांश भी 6 नंबर का आना है। प्रश्न किस प्रकार के आने हैं? 3 प्रश्न इसके एमसीक्यू टाइप के आने हैं और 3 अति लघुतरात्मक आने हैं। 3
अति लघुतरात्मक आने। ऐसा ही मैटर 3 इसमें आना है एमसीक्यू टाइप और 3 आना है अति लघुतरात्मक। ये 6 नंबरों का काम इसमें बनने वाला है। निबंध की अगर हम बात करें तो एक निबंध आता है। निबंध का जो टॉपिक है वो 300 शब्दों में हमें उत्तर देना है। लगभग हम कह सकते हैं कि 3 प्रश्न तो कम से कम होने ही चाहिए। और निबंध लिखते समय ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे, 3 पेज भर गए तो हम सोच लेंगे कि निबंध कंप्लीट हो गया। ऐसा हम नहीं कर सकते। 300 शब्दों में और 5 नंबरों का ये काम आना है। ये इसके अंक हैं और ये इसकी शब्द सीमा दी गई है कि यार 300 में तो लिखो, विकल्प आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही टॉपिक दिया जाएगा। लगभग सामान्य सी एक परंपरा है कि 4 दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक है वो हमें करना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही दिए जाए, लेकिन सामान्यतः 4 मिलते हैं, उनमें से एक हमें बोर्ड एग्जाम में करना होता है। पत्र लेखन की जैसे हम बात करें तो पत्र लेखन भी 5 नंबरों का काम आता है। 5 प्रकार के पत्र हमारे पाठ्यक्रम में रखे हैं। अर्धशासकीय पत्र जिसे डेमी ऑफिशियल भी कहते हैं, निविदा जैसे टेंडर, विज्ञप्ति हो गया, ज्ञापन हो गया, अधिसूचना हो गया। 2 परीक्षा में पूछे जाते हैं अथवा में दिया जाता है, उसमें से एक विद्यार्थी को करना होता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इसके जो पहले 3 नाम है ना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, अमूमन पेपरों में यह देखा जाता है कि इन 3 में से कोई एक तो मिल ही जाता है। कई बार तो इन 3 में से ही दोनों मिल जाते हैं। अधिसूचना है वो कम ही पूछी जाती है। दूसरी बात, अगर इन 5 में से अगर हम 4 पढ़ लेते हैं ना ढंग से, अधिसूचना को मान लो छोड़ भी देते हैं, तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं रहती है। अभिव्यक्ति माध्यम की अगर हम बात करें तो अभिव्यक्ति माध्यम का जो काम है वो 8 नंबरों का काम रहने वाला है। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति माध्यम है, ये कितने नंबरों का काम आना है? 8 नंबरों का काम आना है। कैसे कैसे पूछा जाएगा? एक पाठ है उस किताब का, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। यहां से 2 तो आने हैं एमसीक्यू टाइप प्रश्न और एक आना है लघुतरात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा दे रखी है कि 40 शब्दों में देना है। तो 2 बहुचयनात्मक आएंगे, वो 1-1 नंबर का आ जाएंगे, और एक जो 40 शब्दों वाला आना है वो 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार की अगर हम बात करें तो 2 अंक का ये मैटर आना है। और कहानी का नाट्य रूपांतरण या रेडियो नाटक की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2 नंबर का काम रहना है। और 2 नंबर का रहना है तो सीधी सी बात है, 1-1 प्रश्न आने हैं जिनकी शब्द सीमा 40-40 शब्दों में रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें ना तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बनने वाले हैं। और व्याकरण वाली जैसे हमने बात कर ली, व्याकरण का जो टोटल मैटर है वो 8 नंबर का आना है। 8 नंबर में 2 नंबर, 2 नंबर और एक हमने भाषा व्याकरण लिपि परिचय वाला ये देखा था 2 नंबर। 6 नंबर का तो ये हो गया। और 2 नंबर क्या बच गया? 2 नंबर बच गए अलंकार। इसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव एबशद वाले एमसीक्यू टाइप प्रश्न आने हैं और 6 आने हैं रिक्त स्थान। तो आप ध्यान करिएगा, 2 तो एबशद वाले और 6 रिक्त स्थान वाले, यानी कोई बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाने वाला है। और आरओए की जैसे हम बात कर रहे थे, 31 नंबरों का मैटर आना है। उसमें से एक तो आनी है सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से और एक आनी है पद्य भाग से। और दोनों ही जो सप्रसंग व्याख्या है वो विकल्प में दी जाएगी। 4-4 नंबरों की, 2 जैसे गद्य के दे दिए जाएंगे उनमें से एक करना है, 2 पद्य की दे दी जाएगी उसमें से एक करनी है। दोनों 4-4 अंकों का मैटर इसमें रहने वाला है। सप्रसंग व्याख्या जब हम करते हैं ना तो कई बार विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है। व्याख्या करते समय इसे पार्ट को 4 भागों में हमें बांट लेना चाहिए। जैसे एक पार्ट हो गया प्रसंग, दूसरा हो गया संदर्भ, तीसरा हो गया व्याख्या और चौथा हो गया विशेष या महत्वपूर्ण बिंदु। 4 भागों में अगर हम बांट लेते हैं, मान लो 4 नंबरों का काम आता है, एक से प्रसंग व्याख्या करते हैं तो 4 नंबर हमें अधिकतम मिल सकते हैं। तो अगर इसमें हम 2 भागों में बांट देते हैं, इस प्रसंग वाले मैटर को प्रसंग और संदर्भ में बांट देते हैं, फिर उसकी पूरी व्याख्या कर देते हैं और फिर उसका विशेष पॉइंट लिख देते हैं, तो अपने आप ये जो 4 अंक है ना, ये अपने आप विभाजित मान लिए जाते हैं। पेपर करते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा, काफी चेक करने वाले हमारे जो टीचर रहेंगे, कोई भी बोर्ड एग्जाम बोर्ड ने जिनको निर्धारित किया होगा उस समय, तो उनके माइंड सेट को हमें पढ़ना होता है। ये बात ध्यान रखने की है कि अगर व्याख्या को हम 4 भागों में पढ़ते हैं
तो सामान्यतः अगर एक पार्ट इसका गलत हो गया, मान लो ये गलत हो गया या संदर्भ गलत हो गया, तो वो पूरे नंबर ना कट कर अधिकतम वो सोचेगा कि यार एक नंबर इसका काट गया, अधिकतम हो गया ये। अगर विशेष वाला पार्ट हमने पूरा ढंग से लिख दिया तो इसका मान लो 1.5 नंबर इसका मिल जाता है। अगर हम बात कर लें कि यार 1.5 इसका दे दिया जाए, 1.5 इसका 3 और 1 नंबर आधा इसका दे दिया जाए, अगर उसके दिमाग में टीचर के ये चल रहा हो और उसमें हमारा संदर्भ गलत हो गया और बाकी प्रसंग सही है, व्याख्या सही है और विशेष वाला सही है, तो इसमें फिर आधा ही नंबर कटेगा ना, तो कुल हमें 3.5 नंबर मिल जाते हैं। ये अगर हम प्रसंग और संदर्भ दोनों साथ लिख देते हैं और फिर वो गलत हो जाता है, तो हम देखो आधा नहीं बल्कि 1 नंबर कई बार खो देते हैं। तो थोड़ा सा सोचकर चलिए, समझ कर चलिए, कितना पढ़ा है कई बार ये महत्वपूर्ण नहीं होता, क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थी को ये सोचकर बातें चलनी चाहिए। और अगर हमें इसमें देखें तो किसी भी एक कवि या लेखक का परिचय विकल्प में आना है, 60 से 80 शब्दों की सीमा दे रखी है और 3 अंकों का ये मैटर आना है। कवियों में आप जैसे कवि वाला पार्ट पढ़कर जाते हैं तो भी ये प्रश्न है वो सही हो जाता है। हालांकि साहित्य वाले विद्यार्थियों को तो कवि अलग पढ़ने होते हैं, लेखक अलग पढ़ने होते हैं, लेकिन जानकारी तो विद्यार्थी को सारी होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि कम समय में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, या किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश कम समय मिल रहा है तो वो क्या करे कि वो कवि परिचय पढ़ ले या फिर वो लेखक परिचय पढ़ ले। जैसे लेखक की मैं बात करूं, जैसे 6 लेखक लगते हैं, मान लो आपको एक लेखक महादेवी वर्मा लगती है, लेखिका है। महादेवी वर्मा का परिचय आपको ढंग से पहले से ही याद है, तो आप लेखक परिचय पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपको 5 ही और पढ़ने हैं। अगर हम कवि परिचय में बात करें तो आपको मान लो 2 लेखक कवि याद हैं, आपको निराला का परिचय याद है, आपको तुलसी का याद है, आपको हरिवंश राय बच्चन का याद है, मान लो 3 याद हो गए कि यार 7 पूरे हैं, 3 याद हैं, तो 4 और पढ़ने हैं, तो आप कवि परिचय पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ते समय एक चीज और ध्यान आपने कभी की होगी, बहुत सारे बातें हैं ना वो कवियों में सेम होती है, कॉमन सी बातें हैं। उन कॉमन बातों को एक जगह आप लिख लीजिए कि यार इन सब कवियों में कॉमन बात कौन सी है। जैसे एक बात कहें कि यार इनकी भाषा बड़ी उच्च स्तर की रही है, भाषा स्तर है वो उच्च रहा है, ये तो सभी कवियों की भाषा उच्च रही है, तो ये बात तो कॉमन हो गई। जो देखा है उसकी सहज अभिव्यक्ति या अनुभवों की सहज अभिव्यक्ति उन्होंने की है, तो ये बात तो सभी कवियों में मिलेगी ना कि यार उन्होंने अनुभव में जो देखा है उनकी सहज अभिव्यक्ति की है। सहज का मतलब है एकदम प्राकृतिक, भाषा उनकी बनावटी नहीं रही है। तो ज्यादातर हम यही देखते हैं। आप जैसे ये 2 पंक्तियां कॉमन हो गई, जैसे हम कह सकते हैं कि ये अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण परिवेश की जब ये कविताएं लिखते हैं तो ये तद्भव भाषा का भी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये बात कॉमन है सभी कवियों में। ऐसी अगर 5-7 लाइनें हम कॉमन निकाल लें सब कवियों में, तो हमारा कवि परिचय वहां लिखते समय हमें समस्या नहीं आएगी, एक अच्छा लेवल का कवि परिचय हमारा हो पाएगा। कवियों की रचनाएं याद रखनी चाहिए, उनका जन्म स्थान याद रखना चाहिए, और जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, प्राप्त किया है, उन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ढंग से लिख कर आएंगे ना तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ है, बहुत अच्छा आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा। और ये दुनिया कर्म प्रधान है, गीता में भी कहा गया है ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फल नहीं मिलने वाला है, इसका अर्थ है कि तुम जितना कर्म करोगे ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा। कि तुम अच्छी मेहनत कर रहे हो और तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मिलेगा, देर सवेर हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। 3 नंबरों का ये काम आने वाला है। गद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक एमसीक्यू टाइप प्रश्न आने हैं, 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न आने हैं और उनकी शब्द सीमा है वो 20 शब्द रखनी है, और 1 लघुतरात्मक आना है। ये 40 शब्दों में विकल्प सहित एक दीर्घ स्तरीय प्रश्न भी आएगा जो 60 से 80 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये 10 नंबरों का काम आना है, और ऐसा ही 10 नंबरों का काम पद्य भाग से भी आना है। अगर हम वितान की बात करें, एक बड़ा प्रश्न आना है जिसमें विकल्प भी दिया गया होगा, 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना, और ये 3 नंबरों का काम आना है। कितने नंबरों का? 3 नंबर का काम आना है। 2 लघुतरात्मक प्रश्न आने हैं, प्रत्येक
कि 40 शब्द तक सीमा रखी गई है। इसमें 4 अंकों का काम आना है, 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न आने हैं, एक नंबर के हो गए, और 2 अति लघु उत्तरात्मक आने हैं। लगभग 2 लाइनों में उत्तर दे देते हो तो अति लघु उत्तरात्मक आपका पूरा हो जाता है। तो ये भी 2 नंबरों का काम दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो रचना अपने किताबें लगती हैं, सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उन सब का हिंदी अनिवार्य के लिए ये सारा का सारा सिलेबस था। निश्चित रूप से आपने इस बात को समझा होगा, आपने अपनी कक्षाओं में समझा होगा, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से इस बात की उन्होंने भी चर्चा की होगी और आपने भी बखूबी उस बात को समझा होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बोर्ड एग्जाम निकट आते जा रहे हैं, हमें इस पैटर्न को, इस बात को एक बार देखना चाहिए। जब बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी होता है, मॉडल पेपर जारी हो जाता है, तो फिर हम इसी बात को लेकर मॉडल पेपर को हल कराते हुए उस ब्लूप्रिंट को भी समझाने का, नील पत्र को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। निश्चित रूप से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सिलेबस जो आप पहले से पढ़ रहे हैं वही चीजें हैं, लेकिन और ज्यादा मैं मानता हूं कि ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुनना और इस बात को दोबारा समझना कि चीजें कैसे पूछी जाती हैं। मॉडल पेपर जब जारी होगा तब हम ये भी निश्चित रूप से पता कर सकेंगे कि यार कौन सा प्रश्न, पारिभाषिक शब्द के जो 2 प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, शब्द शक्ति किस प्रकार से पूछी जा रही है। मॉडल पेपर है वो इसलिए बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को इस बात का पहले से पता रहे, अंदाजा रहे कि यार आने वाला जो हमारा बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें कौन सा प्रश्न है वो किस लेवल का पूछा जाएगा। इस प्रकार की हमें पता लग जाती है। हालांकि जैसे मैथ में हम देखते हैं कि यार ये प्रश्नावली 4 नंबरों की, यार ये प्रश्नावली 3 नंबरों की है, तो ऐसा तो मैटर हिंदी में होता नहीं है, लैंग्वेज में किसी में नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें मॉडल पेपर और इससे बड़ी सुविधा मिल जाती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।